मेरे प्यारे दोस्तों, ये अफ्रीका के एक ऐसे गांव की कहानी है जिसमें एक अकेली औरत को पति के साथ साथ अपने सारे जेठ देवरों को भी खुश करना पड़ता था। लेकिन जब एक 22 साल की खूबसूरत अंग्रेज लड़की 7 अफ्रीकी भाइयों को मिल गई, फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहे। इस बात को जो भी सुनता शर्म से पानी पानी हो जाता। एक 40 साल का आदमी नासिर अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑटो चलाता था। वो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां आकर रहने लगा था। वो पाकिस्तान का रहने वाला एक आम इंसान था। रोजी रोटी का जरिया किराए का ऑटो ही था। रोजाना की तरह एक दिन सुबह नासिर भी सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़का और एक लड़की नासिर के पास आए और बस अड्डे तक चलने को कहा। सवारी अच्छी थी, किराया भी ठीक ठाक था। नासिर ने फौरन हामी भर ली। उन्हें जोहान्सबर्ग बस अड्डे पर उतारकर नासिर जैसे ही वापस मुड़ा, सामने से एक लड़की आती नजर आई। दिल में आया शायद कहीं जाना चाहती हो, तो नासिर ने ऑटो रोक दिया। उसकी उम्र कोई 23-24 साल होगी। वो थी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अंग्रेजन लग रही थी। बदन पर साड़ी थी और चाल में थोड़ी सी लड़खड़ाहट। चुपचाप ऑटो में बैठ गई और चलने को कहा। नासिर ने सोचा शायद थोड़ी दूर तक जाएगी, तो नासिर ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। नासिर पूरे रास्ते शीशे में उसे देखता रहा, माथे पर टिका, जिससे मालूम होता था वो एक गैर मुस्लिम औरत है। कुछ ही देर में ऑटो स्टेशन वाले रास्ते से हट चुका था। नासिर ने पीछे मुड़कर पूछा, आपको जाना कहाँ है? मगर वो खामोश बैठी हुई थी। वो एक थैले को अपनी गोद में लिए बैठी थी, जिसमें शायद उसके कपड़े या थोड़ा बहुत और कुछ सामान था। नासिर ने फिर दोबारा पूछा तो बोली, आगे लेकर चलिए। लगा जैसे शहर में नई आई हो, शायद कहीं जाकर रास्ता पहचान ले। नासिर यूं ही ऑटो चलाता रहा, यहां तक कि मेन बाजार भी पीछे छूट गया। फिर नासिर ने दोबारा पूछा, अरे मैडम, आप कुछ तो बताओ, कहां उतरना है? इस बार उसकी आवाज आई, जहां कोई मुस्लिम मोहल्ला हो वहां मुझे उतार देना। मैंने कहा, यहां तो बहुत सारे मोहल्ले मुसलमानों के हैं, मगर कोई पता या नाम तो दीजिए। उसने नजरों को झुका लिया और रूंधे हुए गले से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहां आपका दिल करे वहीं छोड़ दीजिए। उसकी इस बात से नासिर हैरान रह गया। नासिर ने थोड़े गुस्से में कहा, अगर मंजिल नहीं मालूम तो घर से निकलना जरूरी था क्या? बस इतना सुनना था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने को देखकर नासिर का दिल पसीज गया। नासिर ने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में गहराई और दर्द जैसे एक सन्नाटा समा गया हो। नासिर ने बड़ी मोहब्बत के साथ नरमी से कहा, देखिए मोहतरमा, मेरा मतलब ये नहीं था। आप जहां कहेंगी मैं बगैर किराए के ही पहुंचा दूंगा। आप रोना बंद करो, बस इत्मीनान से बताइए। वो दबी आवाज में बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना कोई ठिकाना, ना कोई सहारा। मुझे अपने साथ ले चलिए, चाहे तो नौकरी पर रख लीजिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, मैं कभी कोई शिकवा नहीं करूंगी। उसके अल्फाज ऐसे थे जैसे नासिर कोई बहुत बड़ा सेठ हो और वो एक बांदी। नासिर ने कहा, अब एक बात और बता दूं, मैं एक पांव से लंगड़ा हूं। अपना पेट पालने के लिए अपना मुल्क छोड़कर यहां ऑटो चलाता हूं। नासिर के लंगड़े होने की वजह थी कि गांव में कोई उसका रिश्ता नहीं करता था। क्यों कोई अपनी बेटी किसी लंगड़े बेरोजगार आदमी को देता? मगर उस वक्त नासिर ने सोचा शायद ये मजबूर और परेशान लड़की है। नासिर ने उससे कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, क्योंकि मैं अपने घर में अकेला रहता हूं और वो भी किराए का घर है। चाहो तो अभी चलो, और अगर कुछ वक्त चाहिए तो मुसाफिर खाने में ठहर जाओ। जब दिल से इत्मीनान हो जाए तब मुझे बताना। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। बड़ी मासूमियत से बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं इसी वक्त तैयार हूं। उसके चेहरे पर बेअख्तियार मुस्कुराहट छूट गई। नासिर ने कहा, मैं कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं हूं, ये ऑटो मेरे पास किराए का है। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। नासिर के दिल में एक ख्याल आया, अगर ये लड़की इतनी सी देर में मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी भर सकती है, तो अगर उम्र भर साथ रहे तो क्या आलम होगा। नासिर उसे अपने घर ले गया। नासिर ऑटो चलाकर पैसे कमाता और वो खाना बनाती। दोनों किसी बदगुमानी के बगैर रह रहे थे। मोहल्ले पड़ोस के लोग उन्हें मियां बीवी समझने लगे थे।
एक दिन एक बुढ़िया नासिर के घर में आई और उस लड़की से कहने लगी, बेटी तेरा कितना जालिम बाप है, एक लंगड़े आदमी के साथ तेरी शादी कर दी। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं इन्हीं के साथ खुश हूं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं। शाम को जब नासिर घर आया तो लड़की ने हंसते हुए बुढ़िया की सारी बात नासिर को बताई। नासिर ने हौसला करके लड़की से कह ही दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, काश तुम्हारे जैसी मेरी बीवी होती। लड़की ने कहा, मेरे जैसी ही क्यों, मैं क्यों नहीं होती। नासिर ने कहा, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। लड़की बड़ी संजीदगी से बोली, आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही नासिर खुश हो गया और एक वकील के पास गया और तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वकील साहब ने थोड़ी देर खामोशी के बाद नरमी से कहा, नासिर भाई, मामला नाजुक है, सोच समझकर फैसला लेना। ये लड़की कोई 2 नंबर की ना हो। मगर फिर वकील साहब बोले, लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। दिल गवाही देता है कि ये लड़की साफ दिल और मासूम है। मशवरा तो उनका काम था, वो दे दिया। फिर बोले उसे लेकर कचहरी आ जाना। अब तक नासिर ने उसका नाम भी नहीं पूछा था। घर जाकर नासिर ने उसे बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखा और बड़ी नरमी से पूछा, आपका नाम क्या है? आहिस्ता से मुस्कुराते हुए बोली, अमेलिया। उसका नाम भी बिल्कुल उसकी तरह सादा मगर बहुत अच्छा था। नासिर ने उसे ऑटो में बिठाया और चंद मिनट के अंदर कचहरी पहुंच गया। वकील के चेंबर में दाखिल हुआ। वकील भी अमेलिया की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि नासिर एक अधेड़ उम्र का लंगड़ा आदमी था। वकील साहब ने सबसे पहले अमेलिया से पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती से शादी तो नहीं कर रहा? तभी अमेलिया ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, ये मुझे नहीं, मैं ही इनसे शादी कर रही हूं। इसके बाद वकील साहब ने सबसे पहले उन्होंने मिठाई की फरमाइश की, जिसे नासिर ने हंसते हुए निकाह से पहले कहकर टाल दिया। फिर उन्हें दोबारा बताया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूं। वकील साहब ने दोनों को दफ्तर में बुलाया, चाय पानी का बंदोबस्त किया, 2-3 दोस्तों को बुलाया और निकाह और काजी का इंतजाम भी करवा दिया। वकील साहब के दफ्तर में 4 लोग बैठे थे। नासिर का दिल चाह रहा था, काश अमेलिया के पास कोई दुपट्टा या चादर होती जिससे वो सर ढांप लेती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी छोटी कमर पर लटक रही थी। नासिर ने दिल को समझ लिया और सब्र किया। निकाह के वक्त पता चला कि अमेलिया ने चंद रोज पहले इस्लाम कबूल किया है। उसे अब तक ना नमाज आती थी, ना रोजों का पता था, मगर नासिर को कोई हैरानी नहीं हुई। उसके हुलिये से वो जाहिर होता था कि वो अब भी नए सफर पर निकली है। वकील साहब ने एहतियातन एक सवाल किया, क्या आप कुंवारी हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश बैठी रही। वकील साहब ने उसकी शर्मो हया को ही जवाब मान लिया और निकाह नामे की तहरीर मुकम्मल करवा दी। इस तरह दोनों मियां बीवी पाक रिश्ते में बंध गए। उस दौरान नासिर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी निकल आई हो। अपने मुल्क में गांव के लोग जो कहते थे कि मेरी लंगड़ाहट और गरीबी के चलते मुझे कोई बीवी नहीं मिलेगी, अब जब वो अमेलिया को मेरे साथ देखेंगे तो यकीनन हैरानी में पड़ जाएंगे। नासिर ने सोच लिया था, कल तो ऑटो से छुट्टी रखूंगा और अमेलिया पूरा घुमाऊंगा और फिर अपने मुल्क ले जाऊंगा और अपनी बीवी को अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में भी एक हसीन वफादार बीवी लिखी है, जो शक्ल सूरत में लाजवाब और दिलो जिगर से पाकीज़ा है। निकाह के बाद जो खुशी थी वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। नासिर को अचानक अमेलिया से मोहब्बत महसूस होने लगी थी। नासिर ने बाजार से एक बड़ी सी चादर खरीदी, उसे अपने ऑटो में बिठाया और अपने किराए के घर ले आया। घर पहुंचकर नासिर ने अपने हाथों से चाय बनाकर अपनी बीवी को पिलाई। वो चाय पीते ही खिल उठी। नासिर खुद भी थका हुआ था, मगर खुशी ने हर थकान को भुला दिया। नासिर ने अपनी बीवी अमेलिया से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आता हूं। बीवी ने कहा, अभी तो अपने कपड़े खरीद कर दिए थे। नासिर बोला, निकाह के बाद नए कपड़े पहनते हैं, पुराने नहीं। पता नहीं क्यों वो नासिर को उन पुराने कपड़ों में ठीक नहीं लग रही थी। नासिर बाजार गया और अपनी जमा की हुई रकम सिर्फ अपनी बीवी अमेलिया पर खर्च कर दी। नए कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें लेकर वापस आया।
घर पहुंचकर देखा वो चुपचाप बैठी थी और नासिर को ही ताक रही थी। नासिर ने मुस्कुराते हुए कपड़े बीवी अमेलिया को पकड़ा दिए और कहा, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाता हूं। अमेलिया ने कहा, आप क्यों खाना लगाएंगे? आप मेरे सर के ताज हैं, मैं आपके लिए खाना लगाऊंगी। सर का ताज सुनते ही नासिर ने अपनी टांग की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अरे नहीं, तुम जाओ, मैं लगा दूंगा खाना। उसके बाद वो नहाने चली गई। जब बाहर निकली तो उसका हुस्न और निखर गया। नासिर बस उसे देखता ही रह गया। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लगने लगी थी। उसका दूध सा रंग, गुलाबी होंठ और घने लंबे काले बाल, जैसे किसी परी की तस्वीर हो। जब नासिर ने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्म से झुक गई। नासिर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी फकीर को जन्नत की हूर मिल गई हो। नासिर ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, अपनी मोहब्बत उसके सामने पेश की और देखा कि अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह तसल्ली थी। नासिर को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि महज 4 दिन में मेरी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूं, जिससे जागना भी नहीं चाहता था। नासिर का वही छोटा सा किराए का कमरा जिसमें कभी वो अकेला रहा करता था, अब वहां नासिर की जगह एक हमसफर के नूर से रोशनी बिखरी हुई थी। अमेलिया नासिर के साथ बैठी थी तो नासिर को महसूस हुआ कि मैंने शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। अब तो हर दिन और हर रात और खुशियों से भरी हुई थी। नासिर ने अमेलिया का नाम बदलकर नरगिस रख दिया था, एक पाक और मोहब्बत वाला नाम। जब भी नासिर उसके खानदान या पिछली जिंदगी के बारे में पूछता, वो बात को या तो टाल देती या खामोश हो जाती। नासिर की दोबारा पूछने की हिम्मत ना होती थी। नासिर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगर वो पूछता था तो सिर्फ इसलिए कि शायद ये अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो और इसे इसके माँ बाप से मिलवा दूं। लेकिन उसकी खामोशी देखकर ज्यादा इसरार भी नहीं किया। नासिर वैसे भी अपनी या अपनी बीवी की पिछली जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। नासिर अपनी तमाम तवज्जो अपने रिश्ते पर रखता था। एक दिन नासिर नरगिस को पास के पार्क में घुमाने ले गया, लेकिन चलने से पहले उसने बताया कि मेरा ताल्लुक एक गैर मुस्लिम कबीले से है, जहां अजीबोगरीब रस्मो रिवाज चलते हैं और औरतों को घर से बाहर निकलने दिया जाता है। यह शहर उसके लिए एक नई जगह थी। उसे पार्क ले जाकर नासिर ने उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत और ताजगी देखी। वो झूलों को देखकर मुस्कुराई, मगर उन पर बैठने से हिचकिचा रही थी। लेकिन फिर भी नासिर ने उसे झूले पर बैठाकर खुद हाथ से झुलाया। उसके बाद पार्क से निकलकर एक खड़ी चावल की ठेली पर बैठे थे कि नासिर ने देखा एक शख्स हमें बराबर घूर रहा है। उसकी दिलचस्पी नासिर से ज्यादा नरगिस में थी। नासिर वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचने वाला आदमी था, लेकिन शहर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होना यह आम सी बात थी। लेकिन अब उस शख्स का घूरना बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उस शख्स ने अब फोन निकाला और अचानक फोन कान से लगाकर कहने लगा, हाँ रे बराका, बहुत बड़ी खबर है तेरे लिए, स्टेशन पे आ, सब बताता हूं। यह कहकर वो फोन बंद करता है और नासिर और उसकी बीवी तरफ देखना बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। नरगिस इन तमाम बातों से बेखबर और बेफिक्र थी, मगर नासिर का दिल एक अजीब सी बेचैनी और खतरे में गिरफ्तार हो चुका था। दोनों मियां बीवी ने जल्दी से खाना खत्म किया। दोनों अपने ऑटो में बैठकर चल दिए, लेकिन रास्ते में नासिर को लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मगर जब भी नासिर पलट कर देखता, सब कुछ आम ही लगता। समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरा वहम था या हकीकत। लगभग 1-1.5 घंटे बाद दोनों घर पहुंच गए। उस वक्त दिन छिप रहा था। नासिर ने नरगिस से कहा कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूं और सख्त हिदायत दी, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अगर मेरा नाम भी ले तो कहना कि नमाज पढ़ने गया हूं। आधे घंटे बाद जब नासिर घर वापस आया तो नरगिस डरी सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नासिर ने पूछा, क्या हुआ? तो वो रोते हुए बोली, आपके जाने के कुछ देर बाद कोई शख्स दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। ऐसा लगा अभी तोड़कर अंदर घुस जाएगा। फिर शायद किसी पड़ोसी ने रोका है तो वो चला गया। नासिर ने उसे समझाया और उसे तसल्ली दी। शायद कोई शरारती बच्चा होगा जो डराने की कोशिश कर रहा था, या मेरा कोई पुराना दोस्त होगा जो मजाक में ये हरकत कर गया। मेरे कुछ दोस्त वाकई बेवकूफियों की इंतहा कर देते हैं। नासिर ने पड़ोसियों से मालूम किया
तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मस्जिद जाने के बाद 2 अजनबी लोग आए थे, जिन्हें पहले कभी मोहल्ले में नहीं देखा गया था। लोगों ने उन्हें शक की निगाह से देखा और उन्हें मोहल्ले से निकल जाने को कहा। यह सुनते ही नासिर के होश उड़ गए और दिल में हलचल सी मच गई। आखिर वो कौन हो सकते हैं और हमसे क्या चाहते थे? अगले दिन जुमा था और जुमे के दिन नासिर हमेशा घर पर रहता था, क्योंकि जुमे के दिन नासिर ऑटो नहीं चलाता था। नासिर की नई नवेली दुल्हन को आए अभी 1 महीना भी सही तरीके से नहीं गुजरा था। रोजाना की तरह उस दिन भी नासिर खाने का सामान लेने के लिए निकला। जब वापस लौटा तो देखा दरवाजे पर 2 अजनबी खड़े हैं, जो देखने में पूरे अफ्रीकी सांड लग रहे थे और पूरे जोश से दरवाजा पीट रहे हैं। नासिर ने बड़े आहिस्ता से पूछा, भाई कौन हो तुम? तो वे दोनों लोग झल्ला कर बोले, अबे लंगड़े, तूने हमारी छोरी को अपने घर में छुपा रखा है। नासिर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तुतलाई हुई जबान में बोला, कौन सी छोरी? मेरे घर में तो सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम नरगिस है। वो दोनों एक जुबान में बोले, अबे लंगड़े, हमें सब पता है, वो हमारी बीवी है। तूने उसे जबरदस्ती यहां कैद कर रखा है। दरवाजा खोल वरना तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देंगे। उनका हुलिया भी किसी पहलवान और बदमाशों जैसा था। अब जब नासिर ने उनकी धौंस धमकी देखी तो नासिर के भी सब्र का बांध टूट गया। नासिर ने खाने का सामान एक तरफ रखा और सख्त आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है और हर कोई मुझे और मेरी बीवी को जानता है। अगर ज्यादा दादागिरी चलाई तो ऐसे पिटोगे कि टांगों पर चलकर वापस नहीं जा पाओगे। ये बात सुनते ही उनमें से एक ने नासिर का गिरेबान पड़कर ऊपर उठा दिया और बोला, लगता है तू हमें पहचानता नहीं। मेरा नाम बराका है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। नासिर ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, बराका, मुझसे मत उलझ, जो करना है कर ले, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। तभी उसे आदमी ने नासिर को नीचे पटक दिया। नासिर की जोर से चीख निकली। नासिर की आवाज सुनते ही नरगिस में तुरंत दरवाजा खोला और भागकर नासिर को लिपट गई। नासिर ने तुरंत खड़े होकर उनमें से एक आदमी को धक्का दिया, लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले वो नासिर को मारने के लिए बढ़े। आवाज सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। लोगों ने दूर से चिल्लाकर उन्हें कहा, ओए कौन हो तुम? लोगों ने देखा कि मामला गर्म हो रहा है तो किसी ने पुलिस को खबर दे दी। कुछ ही देर में पुलिस नासिर के घर पर पहुंच गई। हालात अजीब हो चुके थे। इन गुंडों को रोकने का और कोई रास्ता न था। मोहल्ले वाले भी उनसे डर रहे थे, क्योंकि वो 2 ही लोग पूरे मोहल्ले को भारी थे। पुलिस आते ही ये लोग घबरा गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने सख्त लहजे में पूछा, किसी शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो? मोहल्ले वालों ने नासिर का ही साथ दिया। जवाब में उन दोनों लोगों ने कहा, इसने हमारे कबीले की औरत को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। पुलिस ने कहा, कहां है वो तुम्हारे कबीले की औरत? नरगिस अपने शौहर नासिर को सहला रही थी और देखकर रो रही थी, क्योंकि ऊपर से गिरने पर नासिर को चोट लगी थी। ये मंजर देखकर नरगिस बुरी तरह डर और मायूसी में डूबी हुई थी। वो कांप रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस मोहताज शख्स की बीवी हूं, अपनी मर्जी से आई हूं। और नरगिस ने अपने निकाह के कागजात भी दिखाए और तमाम सबूतों से पुलिस को यकीन दिलाया। पुलिस ने उन बदमाशों से पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? ये तुम्हारी औरत है, और अगर ये तुम्हारे कबीले की है भी तो इसने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस ने उन दोनों को थाने ले जाने का हुक्म दे दिया। उनके जाने के बाद दोनों मियां बीवी को थोड़ी राहत मिली। मोहल्ले वाले लोग नरगिस से पूछने लगे, ये कौन लोग थे? तो नरगिस ने अनजान होकर कह दिया, मैं नहीं जानती इन्हें। लेकिन पुलिस के यकीन दिलाने के बाद नासिर की जान में जान आई। लेकिन वो सोचने लगा, ये कौन लोग थे? क्या वाकई नरगिस का उनसे कोई रिश्ता रहा है? वो खड़ी चावल की ठेले वाला मंजर याद आया, जब एक शख्स नासिर की बीवी को घूर रहा था और फोन पर बराका का जिक्र कर रहा था। आज ये गुंडे भी खुद को वहीं बराका बता रहे थे। नासिर ने दरवाजा बंद किया तो देखा नरगिस रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर नासिर के दिल में मोहब्बत थी। नासिर ने उस पर कोई शक नहीं किया। नासिर ने उसे प्यार से गले लगाया और सहलाया, उसे पानी पिलाया और उसके सामने दिल खोलकर कहा, नरगिस तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता।
लेकिन अगर तुम मुझे अपने और उन बदमाशों के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगा। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये लोग फिर लौटे और कुछ नुकसान कर गए। नासिर के बार बार कुरेदने पर आखिरकार नरगिस ने गहरी सांस ली और मुंह खोला। देखो, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं बताया, और सिर्फ इसलिए कि आप मेरे सर के ताज हो। मैं आपको किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहती। नासिर ने यकीन दिलाया, जो भी हो तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मियां बीवी हैं और इसी पर हमारी मौत आएगी। उसके बाद नरगिस ने कहा, देखिए, मेरा ताल्लुक एक ब्रिटिश खानदान से है। एक बार हम पूरी फैमिली घूमने के लिए निकले, जिसमें मेरे पापा, मम्मी और मैं तीनों थे। हम जंगल का सफर कर रहे थे। अचानक जंगल में हमारी गाड़ी ऐसी जगह खराब हुई जहां एक तरफ पहाड़ थे और रास्ते के दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई। मैंने सोचा, इतना ड्राइवर गाड़ी ठीक करता है, मैं थोड़ा इधर उधर को टहल लेती हूँ। वो बहुत घना जंगल था। मैं पहाड़ी के ऊपर दरख्तों के बीच में बैठी थी। तभी अचानक एक खूंखार दरिंदे ने मेरे मम्मी पापा पर हमला कर दिया। ड्राइवर खाई में कूदकर मर गया। उस दरिंदे ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। मेरी जोर से चीख निकली और मैं उनकी तरफ भागने ही वाली थी, लेकिन चीखने से पहले और मम्मी पापा की तरफ जाने से पहले किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मेरे कंधे को पकड़ लिया, जिससे मेरी आवाज मेरे मुंह में दब कर रह गई। वो इसलिए, अगर मेरी चीख निकल जाती तो वो दरिंदा मुझे भी खा जाता। मैंने पीछे घूमकर देखा तो मेरे पीछे एक लंबा चौड़ा अफ्रीकन यही बराका खड़ा था। उसने मुझे किसी हवा की गुड़िया की तरह गोद में उठा लिया और अपने कबीले में ले गया। वो कबीला जो ना किसी मजहब को मानता है और ना किसी कानून को। जिस शख्स ने खुद को बराका कहा था और जोर जोर से हमारे दरवाजे को पीट रहा था, दरअसल वो मेरा पति था, और जो दूसरा सांड जैसा जो आदमी उसके साथ था वो उसका छोटा भाई था। जब नासिर ने नरगिस से तफसीलात पूछी तो उसने गर्दन झुकाकर कहा कि ये लोग 7 भाई हैं और उनकी कोई बहन नहीं थी। इन लोगों ने अपने कबीले में एक गुंडों जैसा गिरोह बना रखा था जो खुद को फोर्स कहते थे, और पूरा कबीला उनकी ताकत के जोर पर चलता था, और कबीले के किसी आदमी की उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। वैसे तो ये कबीला शरीफ और रस्मो रिवाज का पाबंद मालूम होता था, लेकिन हर घर के अंदर कोई ना कोई शर्मनाक हादसा मौजूद था जिसे बयां करते हुए जबान कांपती थी। इस कबीले में सोने और चांदी के बिना कोई शादी नहीं होती थी। नई दुल्हन को जेवरात में लाद दिया जाता था और शादी में लोग अपनी जिंदगी भर की दौलत लुटा देते थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? आज से 6-7 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने चांदी से तोला गया और इस तरह मैं बराका के घर की बीवी बन गई। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जैसे कैसे इनके साथ ही गुजारा कर लूंगी। बराका की दहशत पूरे कबीले में फैली हुई थी। उसके 6 भाई और थे, और शायद भाइयों के जोर पर ही वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था। अपनी शादी के दिन ही घर में कोई औरत ना देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन हो गई। बराका के भाई मजाक में मुझे छेड़ने लगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो मेरे लिए बहुत परेशानी का सबब बना। मैं उनके कबीले की रिवायतों से अनजान थी, जहां पर बहुएं अपने जेठ देवरों की भी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करेंगी। बल्कि बहुत बार तो पति बराका ने यह भी कहा कि उनके साथ भी रात गुजारो, मगर मैं तो उस एक बराका को भी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। मेरा दिल किसी भी सूरत में ये सब कबूल करने को तैयार न था। उनकी बदनजरी, उनकी बातें, उनके हाथों से मुझे नफरत होने लगी थी। लेकिन एक दिन मुसीबत का एक नया दौर शुरू हुआ, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उस घर में एक खामोश खिलौना बन गई थी। सारा दिन मैं रोटियां बनाती, पानी लाती, झाड़ू देती, और रात होने का वो सारे शैतान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। और रात होते ही मेरी रूह कांप जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि बकरियों के रेवड़ में एक अकेली बकरी हूं, जिसे किसी खूंटे से बांध दिया है। और फिर क्या बताऊं, सबसे हैरानी बात तो ये थी कि दिन निकलते ही ये लोग मुझे भाभी जान कहकर पुकारते थे और कबीले वालों के सामने बड़े शरीफ बने फिरते थे। मैंने बहुत तंग आकर एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया औरत पर भरोसा करके अपना गम बयान किया, तो उन्होंने आह भरते हुए कहा, मेरे भी 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी ऐतराज ही नहीं किया कि मेरा शौहर कौन है।
असल में वो बुढ़िया उनकी नस्ल की थी। उनके अंदर वो ताकत होती थी। वो बहुत लंबी लंबी और तगड़ी होती थी, और जब 35-40 की होती तब उनकी शादी की जाती थी। उनके सामने तो मैं तो एक 22 साल की कमजोरी लड़की थी। वो बुढ़िया कहने लगी, तुम नई नस्ल की लड़कियां अजीब हो। हर औरत पर घर के तमाम मर्दों को खुश करने की जिम्मेदारी है। तुम्हें औरत होने का मतलब समझना होगा और सब कुछ सहन करना तुम्हारा काम है। उस बुढ़िया की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा हाल वो था जैसे काटो तो खून नहीं। मैंने उनसे पूछा, क्या हर घर में यही बदसलूकी और जुल्म जारी है? उन्होंने सर झुकाकर कहा, हमारे रस्म रिवाज ऐसे ही हैं और इन्हीं पर तुमको चलना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि लोग लड़की वालों से दहेज में सब कुछ ले लेते थे, मगर शादी के बाद किसी को इस बात की परवाह न होती कि उस लड़की पर क्या गुजर रही है। मुझे बचपन से ही किसी गैर मर्द का हाथ लगाना भी कभी कबूल नहीं था। मैंने फैसला किया भाग जाने का, मगर कहां जाऊं ये नहीं मालूम था। कबीले से बहुत दूर एक चौराहा था जहां बसें खड़ी थीं। मैंने आधी रात से ज्यादा पैदल भागकर सफर किया। मैं बिना सोचे एक बस में चढ़ गई। दिल में बस एक ही खौफ था, कहीं फिर से उसी अंधेरे में न लौट जाऊं। सफर बहुत लंबा था, लेकिन दिल को सुकून मिला कि अब मैं उस नर्क से तो दूर निकल आई हूं। बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। मर्द के चेहरे पर दाढ़ी थी और औरत ने काला बुर्का पहन रखा था। मैं उन दोनों को हसरत और हैरानी से देख रही थी। कितनी सादगी, कितनी सुकून वाली जिंदगी थी उन दोनों की। अचानक मेरी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक बेहया मर्द पर पड़ी। वो निगाहें जमाए उस बुर्का वाली औरत को देखे जा रहा था, मगर जैसे ही उस औरत के शौहर ने उसे देखा, गुस्से का बहुत बड़ा तूफान उसके चेहरे पर उतर आया। गैरत और हिफाजत की सूरत बनकर वो उस आदमी पर बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने उसे बहुत धमकाया और फिर कंडक्टर समेत बस की सारी सवारी उस बेशर्म इंसान को मारने चढ़ गए। आखिरकार उसे बस से उतार दिया गया। मैं ये मंजर देखकर हैरत में डूब गई। क्या वाकई कोई मर्द अपनी बीवी की इस कदर हिफाजत कर सकता है? जबकि उस कबीले में तो मर्दानगी का मतलब यही समझा जाता था कि अगर कोई औरत दूसरों की नजरों में आ जाए तो उसका पति कुछ पैसों के लिए उसे किसी और के हवाले भी कर दे। मगर उस दिन मैंने एक नया मंजर देखा था जो मेरे लिए उम्मीद बन गया। मालूम हुआ कि वो मियां बीवी का जोड़ा मुसलमान था। उसी वक्त मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया, अगर जाऊंगी तो किसी मुसलमान बस्ती में ही जाऊंगी। यही वजह थी कि जब मैं आपके ऑटो में बैठी तो मैंने कहा था, किसी मुसलमान बस्ती में उतार दीजिए। और जब आपसे मुलाकात हुई तो आपकी आंखों में जो सुकून और शराफत थी, उसे देखकर मेरा दिल गवाही देने लगा। हाँ, यही है वो शख्स जो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन सकता है। आपने जब बराका से लड़ाई की तो मेरे दिल में एक एहसास हुआ जो मैं कभी बयान नहीं कर सकती। मैं आपकी कायल हो गई हूं, मैं आपकी कर्जदार हो गई हूं। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। आप मेरे बादशाह हैं और मैं आपकी गुलाम बांदी। मैं जिंदगी भर आपको अपना बनाकर रखूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो आपके लिए जान भी दे दूंगी, मगर खुदा के वास्ते मुझे अपने से जुदा मत कीजिए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है, जहां औरत की इज्जत को ही नहीं बल्कि औरत को भी दूसरों की बुरी नजरों से छिपा कर रखा जाता है, बल्कि अमानत समझा जाता है। नासिर ने नरगिस को अपने सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारी सच्चाई की और तुम्हारी इज्जत की कदर करता हूं। तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। इसके बाद नासिर उसे लेकर अपने मुल्क पाकिस्तान आ गया। नासिर के घर वाले देखकर खुश हो गए। उनके घर में जैसे ईद हो गई और गांव बस्ती के लोग बड़ा ताज्जुब कर रहे थे। एक 40 साल का लंगड़ा मोहताज आदमी इतनी खूबसूरत 22 साल की अंग्रेजन वफादार बीवी को लेकर अपने घर आया था। उसके बाद नासिर ने नरगिस को कुरान पाक पढ़ाया, कलमा भी याद कराया और नमाज का तरीका भी बताया। अब नरगिस 5 वक्त की नमाज की पाबंद बन चुकी थी। उसके बाद नासिर की जिंदगी में बरकत ही बरकत हो गई। पहले एक किराए का ऑटो था, लेकिन आज उसके पास इलेक्ट्रॉनिक 8 ही रिक्शा थे। अच्छी खासी कमाई थी और नासिर के 3 बच्चे भी हो चुके थे। नासिर अपनी बीवी नरगिस से अक्सर कहा करता था, मुझे पूरा यकीन है ये सब अल्लाह ताला ने तुम्हारी बरकत से दिया है। दोनों मियाँ बीवी बड़ी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे।
नासिर भले ही 2 गुना उम्र में नरगिस से बड़ा था और एक पैर से माजूर यानी लंगड़ा था, लेकिन फिर भी नरगिस उसके ऊपर जान छिड़कती थी। नासिर भी अपनी गौरी बीवी को देख देख कर जिया करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।